हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी जिनकी मोहब्बत एपिसोड 24। कहानी का टाइटल है तो अब क्या करेगी प्रिशा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। जब साहिल और विशाल कमरे के अंदर आते हैं तो उन्हें बेड पर धीरज और नया एक साथ उनके साथ ही कोई और भी लेटा हुआ था, या कह सकते हैं प्रिशा सोई थी। जब विशाल की आवाज़ प्रिशा के कानों में सुनाई देती है तो वह उठकर बैठ जाती है। धीरज भी जग गया था। विशाल का चेहरा गुस्से में लाल हो गया था। प्रिशा ने धीरज के साथ संबंध बनाए, उसे धोखा दिया था। धीरज और प्रिशा हड़बड़ाकर उठ जाते हैं। प्रिशा पूरी तरीके से होश में नहीं थी। उसने देखा कि उसके बदन पर एक कंबल है। प्रिशा और धीरज के कपड़े ज़मीन पर अस्त व्यस्त गिरे हुए हैं। विशाल अपने रूम की ये हालत देख चुका था। विशाल आगे बढ़ा। उसने धीरज को एक ज़ोरदार मुक्का। रामखोर साले, तूने मेरी गर्लफ्रेंड के साथ क्या किया? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। फिर से विशाल ने धीरज को एक ज़ोरदार मुक्का मारा। गर्लफ्रेंड है? किसकी गर्लफ्रेंड है? प्रिशा मेरी है, और ये तुम्हारी नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड है। इसने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट किया। धीरज ने विशाल को कहा और गुस्से से वह विशाल को थप्पड़ मारता है। प्रिशा ने कपड़े पहन लिए थे और उसे अपनी बेइज्जती महसूस हो रही थी। विशाल, निकल जाओ तुम यहाँ से अभी, प्रिशा ने विशाल से कहा। साहिल पहले से ही उस रूम से चला गया था क्योंकि उसे पता था कि प्रिशा उसके सामने इस हाल में अच्छा महसूस नहीं कर रही होगी। तुमने गलत किया मेरे साथ प्रिशा, तुमने मुझे धोखा दिया, मेरे प्यार के साथ खेला है, विशाल ने प्रिशा से कहा। यह कहकर वह बाहर चला गया। प्रिशा अपने कपड़े उठाकर बाथरूम में चली गई। धीरज अब वो भी अपने कपड़े चेंज कर रहा था। प्रिशा बाथरूम से बाहर आती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो गया। नशे की हालत में उसने विशाल के साथ बहुत ही ज़्यादा गलत कर दिया। प्रिशा, तुम ठीक तो हो ना? डोंट वरी प्रिशा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तुम्हें उस विशाल से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, धीरज ने उससे यानी प्रिशा से कहा। साहिल विशाल को लेकर गार्डन एरिया में जाता है। विशाल की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे काफ़ी बुरा लग रहा था। वह प्रिशा से बहुत प्यार करता था, पर प्रिशा ने उसे धोखा दिया था। विशाल रोने लगता है। यार, ये सब मेरे ही साथ क्यों हुआ? क्या किया था मैंने इतना गलत कि प्रिशा ने मुझे धोखा दिया? विशाल ने साहिल से कहा। तूने कुछ भी नहीं गलत किया भाई, ये सब उस धीरज की गलती है। उसी साले ने प्रिशा को कुछ किया होगा। साहिल ने विशाल से कहा। प्रिशा कोई छोटी बच्ची है क्या कि धीरज ने बहकाया और वह बहक गई? विशाल ने साहिल से कहा। अब यह सब कैसे हुआ? क्यों प्रिशा, तुमने मुझे चीट किया? वह हमें प्रिशा ही बता सकती है, साहिल ने विशाल से कहा। नहीं, अभी नहीं भाई, बस मैं सिंगल ही अच्छा था। क्यों मैं इस प्यार व्यार के चक्कर में पड़ गया? मैं ही पागल था जो प्रिशा को आज प्रपोज कर बैठा, विशाल ने प्रिशा से कहा। साहिल से कहा। वह खुद को ही थप्पड़ मार रहा था। विशाल बस कर, पागल हो गया है क्या? बस कर, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तू खुद को क्यों तकलीफ पहुंचा रहा है मेरे यार? साहिल गंभीर होकर विशाल से बोलता है। उससे विशाल का दर्द देखा नहीं जा रहा था। क्या करूं? तो मेरे दिल में बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्या करूं मैं? फिर मेरे दिल में अब मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। यार, कुछ तो बोल मेरे यार, विशाल ने साहिल से कहा और वह रोने लगा। उसके दिल में दर्द हो उठा था। वह उससे बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। संभाल खुद को, रिलैक्स, मैं हूँ ना, बात करूँगा प्रिशा के साथ, साहिल ने विशाल से कहा। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अब मुझे प्रिशा के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना, विशाल ने साहिल से कह दिया। शांत हो जा मेरे भाई, हम प्रिशा से कल बात करेंगे, साहिल ने विशाल से कहा। साहिल विशाल को संभाल रहा था। प्रिशा अपने कमरे में आ जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। वह बाथरूम में जाती है। उसने शावर ऑन किया और वह अपने बदन को रगड़ रगड़ के साफ कर रही थी। वह काफ़ी परेशान थी। यह उसने क्या कर दिया? यह सब क्या हो गया?
प्रिशा फ्रेश होकर अपने बेड पर आकर लेट जाती है। उसका नशा अब पूरी तरीके से उतर गया था। अब उसे सब कुछ धीरे धीरे याद आने लगा था। उसे अब पता चला था कि वह धीरज के कमरे में गई थी और वह धीरज पर ही मोहित होकर उसके साथ वो सब किया था। उसने धीरज ने उसकी परमिशन से ही उसके साथ ऐसे रिलेशंस बनाए थे। प्रिशा नशे में थी, इसलिए वह धीरज की बॉडी के ऊपर उसे देखकर काफ़ी आकर्षित हो गई थी। उसकी धीरज के शरीर को पाने की काम वासना बढ़ चुकी थी और उसने धीरज के साथ वो सब कर दिया, और जो कि उसे वो सब नहीं करना चाहिए था। उसने विशाल और धीरज दोनों के साथ ही गलत किया। धीरज और विशाल दोनों उसके साथ प्यार करते हैं। अब क्या करेगी प्रिशा? क्या हुआ धीरज? क्या वो सच में धीरज का साथ देगी या फिर वो विशाल का साथ देगी? क्या विशाल अपना पाएगा प्रिशा को? ऐसी ही कहानियाँ आगे चलती ही रहेंगी। वहीं दूसरी जगह शहजादे मुराद अपने कक्ष में आराम कर रहा था। रानी आकृति को उसने अच्छा सबक जो सिखाया था, महाराज उमर ने आज मंत्रिमंडल बैठा ली थी। उसमें सबको घोषित किया था कि रानी आकृति आज से हरम का कामकाज नहीं देखेंगी। रानी आकृति की जगह महारानी अवनी, जो कि अब ये सारे कार्यकाज अब संभालेंगी और यहाँ पे ही सारी चीज़ों के बारे में वही ध्यान रखेंगी। पूरे माहौल में इस सारी बातों की चर्चा हो रही थी, क्योंकि ज़्यादातर सेवक दासियाँ महारानी अवनी को ही पसंद करते थे। वे रानी आकृति के क्रूर स्वभाव से काफ़ी परेशान भी हो गए थे, क्योंकि रानी आकृति छोटी से छोटी गलती पर मृत्युदंड की सजा दे देती थी। उनका खौफ पूरे हरम के ऊपर था, इसलिए सभी लोग उनसे काफ़ी डरते थे। रानी आकृति के खिलाफ बोलने की कोशिश कोई नहीं करता था। इस बात का फ़ायदा रानी आकृति उठाया करती थी। अब यह सब कुछ खत्म होने वाला था। सभी लोग अब काफ़ी खुश थे। वह रानी आकृति का जो लोग साथ देते थे, अब वह सब परेशान थे, क्योंकि अब हरम में बस महारानी अवनी का ही हुक्म चलने वाला है। जो लोग अब तक आकृति के साथ मिलकर सेवकों को परेशान और उन पर अत्याचार करते थे, अब उनका बुरा वक्त शुरू जो होने वाला था। रानी आकृति के कक्ष में, हेमराज, क्या तुमने शहजादे मुराद के ऊपर नजर रखने के लिए कहा था और अपने खुफिया जासूसों को लगा रखा है? रानी आकृति ने शहजादे हेमराज से कहा। जी हाँ, मैंने मुराद के ऊपर कई जासूसों को लगा रखा है। उनमें से हमें कई जानकारियाँ भी प्राप्त हो गई हैं। हेमराज ने आकृति से कहा, तो हमें बताओ कि तुम्हें क्या क्या जानकारियाँ प्राप्त हो गई मुराद के बारे में, जिससे हमें लाभ हो। आकृति ने हेमराज से कहा, शहजादे मुराद चुपके चुपके इंसानी दुनिया में चले जाते हैं। उसने इंसानों के साथ रहना शुरू किया है। हेमराज ने आकृति को बताना शुरू किया। अच्छा, तो वह चोरी चोरी इंसानी दुनिया में रह रहा है? आकृति ने हेमराज से कहा। वह शौक तो हो गई थी कि वह मुराद इंसानों के साथ रह रहा है, क्योंकि वह तो एक जिन्न था। हाँ, माँ और वह वहाँ पर कई इंसानों के साथ बात भी करता है, जिसमें लड़कियाँ भी शामिल हैं। वे सभी विद्यार्थी हैं। मुराद भी एक विद्यार्थी के रूप में वहाँ शिक्षा लेने जाता है। हेमराज ने अपनी जानकारी संबंधित जितनी भी थी आकृति को बता दी। तो वहाँ वह किसी लड़की से प्यार व्यार तो नहीं करता? आकृति ने शक करते हुए हेमराज से कहा, यह बात अभी तक हम जान नहीं पाए हैं, क्योंकि वह एक लड़की के साथ नहीं रहता। मुराद के साथ बहुत सी लड़कियां बातें करती हैं। हेमराज ने अपना स्पष्टीकरण आकृति को दे दिया। तो अब वह कहाँ है? आकृति ने शहजादे हेमराज से सवाल पूछा। वह अपने कक्ष में है और थोड़ी देर पहले ही वह हिमालय की वादियों में घूमने भी गया था। हेमराज ने सब कुछ अपनी माँ को बता दिया। तुम उन पर नज़र बनाए रखो, मौका मिले तो इंसानी दुनिया में ही उसका अंत कर देना। अगर कोई लड़की का चक्कर हो तो वह भी हमें बता देना। हमें उस मुराद को सबक सिखाना है।
आकृति ने उसे एक कुटिल मुस्कुराहट के साथ देखा और हेमराज से कहा, जी माँ ज़रूर। हेमराज अपनी माँ से सहमत था। वहीं दूसरे दिन सभी लोग कश्मीर घूमने के लिए चले जाते हैं। कश्मीर की वादियाँ सभी के दिल को सुकून दे रही थी, पर कोई लोग थे जिन पर इस सुंदर दृश्य का असर नहीं हो रहा था। उनके मन के अंदर एक अलग सी बेचैनी ने जन्म जो ले लिया था। विशाल, प्रिशा और धीरज का ये जो लव ट्रायंगल हो गया था। आज सब लोग ट्रैकिंग के लिए जाने वाले थे। वह सभी स्टूडेंट एक छोटे से गांव के पास पहुंच जाते हैं। उस गांव से होकर सभी लोग पहाड़ियों पर ट्रैकिंग के लिए जाने का रास्ता था। वह एक छोटा सा गांव था, एक सुंदर गांव जो शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक खुशहाल और एक खुले वातावरण को महसूस कराता था। कॉलेज की तरह से स्टूडेंट को रास्ता और वहाँ की जानकारियाँ देने के लिए गाइड्स रखे हुए थे। वे सबको उस गांव और पहाड़ियों की जानकारियाँ दे रहे थे। सभी घरों के दरवाजों पर कुमकुम से ओम का निशान बना हुआ था। घरों के बाहर गोलाकार रूप में हल्दी और कुमकुम और राख के रेखा खींची गई थी। सभी गांव वालों ने अपने अपने घरों के ऊपर अभिमंत्रित धागे बांध रखे थे। यहाँ पर 500 साल पुराना गांव है। यह उपजीविका के लिए खेती और दूध व्यवसाय के ऊपर ही निर्भर रहते हैं। यहाँ थोड़ी दूर बहुत बड़ा जंगल है। वहाँ खतरनाक जानवर और शेर जैसे चीते ये टाइप के जानवर कभी कभार गांव में आया भी करते थे, इसलिए यहाँ के लोग ज़्यादातर शाम होने के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। वह गाइड सबको इन सारी बातों के बारे में ही बता रहे थे। अरे जन्नत, इन घरों के दरवाज़ों को तो देखो, सभी पर ये ओम के निशान क्यों बने हुए हैं और यह सब हल्दी और कुमकुम ज़मीन पर क्यों डाल रखा है? वहाँ पर घरों के बाहर कुमकुम की रेखाएं खींची हुई हैं। प्रिशा ने जन्नत से कहा। प्रिशा और जन्नत उस गांव के सभी दरवाज़ों को देख रही थी। वहाँ पर गांव की औरतें कुएं में पानी भरने आई थी। जन्नत और प्रिशा उन औरतों से बातें करने जाती हैं। काकी, यहाँ पर सभी दरवाज़ों पे ये ओम का चिन्ह क्यों बनाया हुआ है और ये हल्दी कुमकुम घरों के बाहर क्यों डाला है? जन्नत ने एक बुजुर्ग औरत से सवाल पूछा। वे जानना चाहती थी इस गांव के बारे में जो गाइड उनसे नहीं कह रहा था। बेटा, आप लोग यहाँ से चले जाओ, यहाँ रहना आप लोगों के लिए खतरा है, बुजुर्ग औरत ने समझाते हुए जन्नत से कहा। कैसा खतरा? कैसा खतरा काकी? हम लोग तो यहाँ घूमने के लिए आए हैं, तो यहाँ पर क्या जंगली जानवरों का इतना खौफ है? प्रिशा ने उस बुजुर्ग औरत से कहा। बेटा, जंगली जानवरों का तो ठीक है, पर यहाँ पर नरभक्षी आदमखोर रहते हैं। बुजुर्ग औरत ने प्रिशा से कहा। क्या नरभक्षी? क्या वे कोई जानवर हैं जो इंसानों को मार डालता है? जन्नत ने उस बुजुर्ग औरत से फिर से सवाल पूछा। जानवर होता तो हम उस गांव वाले उन सब से लड़ लेते, पर वह तो दरिंदे हैं, दरिंदे जो इंसानों का मांस खाते हैं। उन्हें पिशाच कहा जाता है। वो खून पीने वाले राक्षस होते हैं। ये राक्षस पिशाच होते हैं, उस बुजुर्ग औरत ने प्रिशा और जन्नत को कहा। जन्नत ने प्रिशा और उस बुजुर्ग औरत की बातों को सुनकर घबरा गई। अब जन्नत और प्रिशा उस बुजुर्ग औरत की दी जानकारियों को लेने वाले थे और वे लोग काफ़ी ध्यान से उस बातों को सुन भी रहे थे कि तभी वहाँ पर गाइड आ जाता है। क्या मौसी, क्यों बच्चों को डरा रही हो अपनी भूत प्रेतों की कहानियाँ सुना कर? उस गाइड ने बुजुर्ग औरत से कहा। यह कहानी नहीं है बेटा, सच्चाई है। वह नरभक्षी इंसानों की तलाश में यहाँ भटकते रहते हैं, उनका खून पीने के लिए। उस बुजुर्ग औरत ने गाइड से कहा। चलिए मैडम, हमें ट्रैक पे जाना है, हमें ट्रैकिंग करनी है ना, हमें ऊपर चढ़ने के लिए लेट हो रहा है। उस गाइड ने प्रिशा और जन्नत से कहा। सभी स्टूडेंट्स अपना अपना ग्रुप बना लेते हैं, हमें अब पहाड़ी पे ट्रैकिंग करने के लिए जाना है, प्रोफेसर नेने ने कहा। सभी स्टूडेंट्स अपना अपना ग्रुप बनाते हैं। एक ग्रुप में साहिल, जन्नत, मुराद, विशाल और प्रिशा थे और दूसरे ग्रुप में धीरज, शशांक, रिया, पूजा और सोनल थे। सभी स्टूडेंट्स आसपास ही एक दूसरे के साथ ही चल रहे थे और वो 5-5 के ग्रुप में डिवाइड भी हो चुके थे। वह सभी अपना अपना सामान लेके ट्रैकिंग करने के लिए चले जाते हैं। जन्नत, मेरा हाथ पकड़ो और संभल कर, हाँ चलो ठीक से। साहिल ने जन्नत को ऊपर चढ़ने में मदद करते हुए कहा। प्रिशा, मुराद और विशाल उनके पीछे पीछे ही चढ़ रहे थे। विशाल और प्रिशा अभी भी एक दूसरे के साथ कोई भी बातें नहीं कर रहे थे।
मुराद को ये जगह कुछ अजीब सी ही महसूस हो रही थी। कुछ तो खतरे की आशंका उसे महसूस हो ही रही थी। सभी लोग पहाड़ी पर चढ़ने लगे। गाइड की मदद से वह सब ऊपर चढ़ रहे थे। रास्ता मुश्किलों से भरा था, पर वह सब लोग पहाड़ी पे चढ़कर ऊपर की ओर आ ही गए। सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर थोड़ी देर आराम कर लीजिए और खाना खाइए। हमें शाम होने से पहले गांव वापस भी लौट कर जाना होगा। और तभी ये सारी बातें पायल मैम ने सभी स्टूडेंट से कहा और सब लोग अपना अपना लंच करने लगे। विशाल, चल हम सब भी लंच करते हैं। साहिल ने विशाल से कहा, नहीं यार, मेरा कुछ भी मूड नहीं है। साहिल, तू खा ले खाना। विशाल ने साहिल से कहा, अरे अभी तू कल वाले हादसे से परेशान है, चल छोड़ दे वह बातें, ले खाना खा ले। साहिल ने विशाल से कहा। साहिल विशाल को खाना खाने के लिए फोर्स कर रहा था। प्रिशा का भी मूड अच्छा नहीं था। प्रिशा, तेरा चेहरा ऐसा क्यों उदास लग रहा है और ये तेरे गले पर निशान कैसे? हाँ, जन्नत ने प्रिशा से सवाल पूछा। निशान कहाँ पर? प्रिशा कंफ्यूज होकर बोलती है, अच्छा यार, तूने मेरे सोने के बाद विशाल के साथ चुपके चुपके बूम बूम। जन्नत ने प्रिशा को छेड़ते हुए कहा, पर उसे क्या पता था कि प्रिशा के साथ विशाल नहीं बल्कि धीरज के साथ उसने रात गुजारी थी। छोड़ न प्रिशा, वह मुझे मच्छर ने काटा है। जन्नत ने चिढ़कर वहाँ से चली जाती है और वह जाकर विशाल और साहिल के पास आ जाती है। विशाल, तूने कल प्रिशा को कुछ ज़्यादा ही तंग नहीं किया? देखना उसके गले पर कैसे निशान बन गए हैं। जन्नत की बातें सुनकर विशाल ने कहा, यह सब मुझे काफ़ी गुस्सा आ रहा था अपनी बातों को कहते हुए। यह सब उसे रात की बातें बहुत अच्छे से याद आ रही थी। उसने गुस्से में प्रिशा की तरफ देखते हुए बोला, यह निशान मैंने नहीं बल्कि धीरज के दिए हुए हैं। यह बात विशाल ने जन्नत को बताई। यह बात सुनकर जन्नत ने पैरों के तले जमीन ही खिसक गई। वह शॉक्ड हो गई थी। प्रिशा ने धीरज के साथ रात गुजारी है? जन्नत के चेहरे की मुस्कुराहट तुरंत गायब हो गई। वह प्रिशा के ऊपर नाराज़ हो गई। जन्नत प्रिशा के पास आकर उसका हाथ पकड़ती है। प्रिशा, ये मैं क्या सुन रही हूँ? क्या तुम कल पूरी रात धीरज के साथ? वह सब। जन्नत इसके आगे कुछ बोल ही नहीं पाई। उसको आगे कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं थी। यह एक रात में क्या से क्या हो गया? विशाल ठीक कह रहा है। जन्नत, ये सब कैसे हुआ? मुझे कुछ नहीं पता। यह सब यूँ अचानक हुआ, मेरे कुछ भी समझ में भी नहीं आ रहा था कि ये मैंने क्या किया। प्रिशा ने जन्नत से कहा, यानी तूने ये सब जानबूझकर नहीं किया? तूने जानबूझकर विशाल को धोखा नहीं दिया? जन्नत ने प्रिशा से कहा, नहीं जन्नत, मेरा यकीन करो, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया था। मैं तो हमारे कमरे में जा रही थी, पर गलती से विशाल के कमरे में घुस गई। प्रिशा ने जन्नत से कहा, फिर आगे क्या हुआ? मुझे सच बताना, बिल्कुल सच। जन्नत ने प्रिशा से कहा, मुझे बाथरूम से पानी गिरने की आवाज़ आई। मुझे लगा कि तुम हो। जब मैं बाथरूम का दरवाज़ा खोलती हूँ तो मुझे पता चला वहाँ पे धीरज था। प्रिशा ने जन्नत से कहा, तो तुम वहाँ से लौट कर क्यों नहीं आई? जन्नत ने चिढ़कर बोल दिया। जन्नत, मेरा सिर चकरा रहा था। मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि धीरज ने मुझसे बात की। मैं उसकी तरफ आकर्षित हुई जा रही थी। उसके बॉडी को देखकर मैं खुद को काबू नहीं कर पाई। शायद उस कोल्ड ड्रिंक में ही कुछ था। उसके बाद ही मुझे नशा होने लगा। प्रिशा ने जन्नत से कहा, उसने कल रात की सारी बातें जन्नत को बता डाली। हाँ यार, मेरा भी कल सिर चकरा रहा था। वह कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद मैं भी बॉयज़ टॉयलेट में घुस गई थी। फिर उसके बाद भी मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है कि मेरे रूम में मैं बिस्तर पर कैसे पहुंची। जन्नत ने प्रिशा से कहा। जन्नत, पर यार उस कोल्ड ड्रिंक में क्या था? किसने किया होगा ये सब हमारे साथ? प्रिशा ने जन्नत से पूछा। जन्नत जाकर साहिल से ये सब पूछना चाहती थी। जन्नत वहाँ पे जाती है और साहिल से कहती है, सब सच बताओ, क्या तुमने कल कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिलाया था? जन्नत ने साहिल से पूछा। नहीं जन्नत, मैं ऐसा क्यों करूँगा, पर हाँ, कोल्ड ड्रिंक मैं नहीं लाया था, विशाल ने लाई थी। जन्नत ने जब ये पता चला तो वह सब कुछ साहिल से कहती है और साहिल सब कुछ सच सच जन्नत को बताता है। तो विशाल, तुमने कोल्ड ड्रिंक में क्या मिलाया था जो इन सब का ये हाल हो गया? और प्रिशा के साथ वो सब? जन्नत ने गुस्से में विशाल से कहा, तुम्हारे साथ कल क्या हुआ था? तुम्हारे साथ? जन्नत बताओ, तुम ठीक तो हो ना? साहिल घबरा गया और वो जन्नत को अच्छी तरीके से देखने लगा, पर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कल मेरे और प्रिशा के साथ जो भी हुआ वह ज़्यादातर हम दोनों को याद भी नहीं है।
जन्नत ने साहिल से कहा। जन्नत जो भी उसके और प्रिशा के साथ हुआ वैसा बताकर साहिल को कह देती है। विशाल भी जन्नत की बातें सुन रहा था। वह जन्नत से नजरें भी नहीं मिला पा रहा था। विशाल, अब तुम जन्नत को सच बताओ, साहिल ने विशाल पर दबाव दिया। विशाल ने हिचकिचाते हुए, जन्नत, वो कल रात मुझे पार्टी करने का मन था, इसलिए मैंने कोल्ड ड्रिंक में थोड़ी वोडका मिला दी थी जो सबने पी थी। विशाल ने जन्नत को सब कुछ सच बताया। तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने और प्रिशा ने वो कोल्ड ड्रिंक समझकर पूरी बोतल ही खत्म कर दी थी। जन्नत ने विशाल से कहा, वह मुझे नहीं पता था कि शराब पीने के कारण यह सब हो जाएगा। मैं बस एंजॉयमेंट के लिए उसमें वोडका मिलाया था। विशाल ने जन्नत से कहा, यह सब कुछ तुम्हारी गलती है विशाल, तुम्हारे ही कारण प्रिशा नशे में थी, तुम्हारी वजह से यह सब कुछ उसके साथ गलत हुआ है। जन्नत ने विशाल से ऐसे ही गुस्से में सब कुछ कह डाला। जन्नत जब गुस्से में विशाल को सुना रही थी तो विशाल ने भी पलटकर जन्नत को जवाब दिया, मैंने नहीं बोला था कि उस धीरज के साथ प्रिशा को सेक्स करने को। विशाल ने जन्नत से कहा, अगर तुम उसे शराब नहीं देते तो ये सब नहीं होता, ये सब कर्मा है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। जन्नत ने विशाल से कहा, विशाल, तेरे कारण प्रिशा हमारे कमरे में गलती से गई, अगर तू उसे संभाल लेता और उसे कमरे में ठीक से छोड़ने जाता तो ये सब ना होता। साहिल ने विशाल से कहा, तुम्हें पता था कि उसमें शराब है तो तुम्हें प्रिशा के साथ रहना चाहिए था ना कि नशे में इधर उधर भटकते देना चाहिए था। जन्नत ने विशाल से कहा, मुझे माफ़ कर दो जन्नत, मैं तुम दोनों का ध्यान नहीं रख पाया। विशाल ने जन्नत से कहा, धोखा प्रिशा ने नहीं, तूने दिया है। विशाल, ये धोखा नहीं है तो क्या है? साहिल ने विशाल से कहा, माफ़ी मुझे प्रिशा से मांगनी है जो तुम्हारे कारण परेशान हुई है। जन्नत ने विशाल से कहा, यह कहकर जन्नत वहाँ से गुस्से में चली जाती है। जन्नत प्रिशा को सब कुछ बता देती है कि विशाल ने उस कोल्ड ड्रिंक में शराब मिलाई थी, उसी कारण यह सब हो गया। सब लोग दोपहर का खाना खाकर फिर पहाड़ी के नीचे आ जा रहे थे। सभी पहाड़ी के आधे रास्ते तक पहुँच ही चुके थे कि मौसम अचानक से बदलाव होने लगा। वातावरण काफ़ी ठंडा होने लगा, पर वहाँ पर हवाएं तेज़ी से चलने लगी और बर्फ़ गिर रही थी। आंधी तूफान चलने लगे। सभी स्टूडेंट्स नीचे उतरने में दिक्कत होने लगी। सब लोग आधे रास्ते में ही फंस गए थे। सभी स्टूडेंट्स एक दूसरे का हाथ थामे रखना, हमें धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ना है, सभी लोग अपने कदम बड़ी सावधानी से रखिएगा, प्रोफेसर नेनी ने सभी स्टूडेंट्स से कहा। सभी स्टूडेंट्स संभल कर चल रहे थे। ठंड इतनी बढ़ गई थी कि सभी स्टूडेंट्स की हड्डियों में दर्द होने लगा था। बर्फीली हवाएं हाथ पैर को जमा रही थीं। बर्फीली हवाओं में सांस लेने में भी सभी को दिक्कत हो रही थी। तभी पहाड़ पर से एक बर्फ का ढेला लुढ़क कर उनकी तरफ बढ़ने लगा। सभी लोग यहाँ वहाँ भागने लगे। सभी स्टूडेंट्स उस बर्फ के कारण इधर उधर गुम हो गए थे। अब शाम हो गई थी। गांव उस पहाड़ से बहुत दूर था। गांव तक पहुंचना अब संभव नहीं था। बर्फ़ गिरने के कारण ज़्यादातर स्टूडेंट्स बर्फ़ में फंस गए थे। कई स्टूडेंट्स बर्फ़ की बाहर की वजह से यहाँ वहाँ गुम भी हो गए थे। कई लोग बर्फ़ के नीचे फंस गए थे। उनका गाइड भी गुम हो गया था। सभी लोगों की अचानक आई आपत्ति से घबरा गए, पर उन्हें क्या पता था कि अब यहाँ असली मुसीबत आने वाली है। साहिल बर्फ़ के नीचे फंस गया था। मुराद ने उसे हाथ देकर उसे बर्फ़ के ढेर से बाहर निकाला। थैंक यू सो मच मुराद। क्या तुमने जन्नत को देखा? साहिल ने मुराद से कहा। नहीं, मैंने अभी तक उसे नहीं देखा। मुराद ने साहिल से कहा। जन्नत मुराद जन्नत को आवाज़ दे रहा था। उसे ऐसे कहीं भी कोई मिल नहीं रहा था। वह मुराद के साथ मिलकर वहाँ पे फंसे सभी स्टूडेंट्स को निकालने में मदद भी कर रहे थे। दूसरी तरफ जन्नत और सोनल बेहोश पड़ी हुई थी। धीरे धीरे उन्हें होश आने लगता है। वो देखती हैं कि सोनल बर्फ़ के नीचे फंस चुकी है। वह धीरे धीरे खिसक कर उठ जाती है। सोनल, उठो सोनल। जन्नत होश में थी और सोनल इस समय बेहोश पड़ी हुई थी। वे उसे उठाने लगी। उन दोनों के आजू बाजू में कोई नहीं था। वे एक जंगली इलाके में पहुंच गई थी। वहां पर जंगली जानवरों की आवाज़ें जन्नत के कानों में सुनाई दे रही थी। सोनल, उठो, जल्दी से हमें यहाँ से निकलना होगा। जन्नत उसे ज़ोर से हिला रही थी और सोनल को होश में लाने की कोशिश कर रही थी। धीरे धीरे सोनल को होश आ जाता है। सोनल का आधा शरीर बर्फ़ में फंसा हुआ था और निकलने की कोशिश करने लगती है, पर वह अंदर तक फंस गई थी। जन्नत, मुझे बाहर निकालो, मेरे पैर बर्फ के कारण जम गए हैं, मैं उन्हें हिला तक नहीं सकती। सोनल ने अपने हाथ जन्नत की तरफ बढ़ाए। जन्नत ने सोनल का हाथ पकड़कर खींचने लगी। अब अंधेरा होने लगा था ऐसे, और जन्नत और सोनल के कानों में अब कुछ
आवाज़ें सुनाई देने लगी। ये ऐसी आवाज़ें थी जिन्हें उन्होंने कभी नहीं सुनी थी। जन्नत और सोनल काफ़ी डर गए थे। प्रिशा और विशाल बर्फ़ की एक बाड़मेर पर वहाँ बहुत ज़्यादा दूर आ गए थे। प्रिशा और विशाल को धीरे धीरे होश आने लगा। जब बर्फीली चट्टान उनके ऊपर गिरने ही वाली थी, तभी विशाल ने प्रिशा को बचाने के लिए उसे कवर कर लिया। विशाल खड़ा होता है, वह प्रिशा को उठाने के लिए मदद करता है। तभी वहाँ पे धीरज भी आ जाता है, वह प्रिशा को निकालने में मदद करने लगता है। धीरज के आने के बाद विशाल पीछे हट जाता है। विशाल प्रिशा के दूसरे साइड पर एक बर्फ़ में फंसे लड़के को निकालने में मदद करने लगता है। तभी विशाल प्रिशा धीरज के कानों में एक गुर्राहट की आवाज़ सुनाई देने लगती है, जैसे कोई जानवर बुला रहा हो। वह डरावनी आवाज़ों के कारण प्रिशा डर गई। धीरज उसे निकालने में मदद कर रहा था। विशाल कैसे तो उसे करके उस स्टैंड को आखिरकार बाहर निकालने में कामयाब हो ही जाता है। अब वह गुर्राने की आवाज़ें तेज होने लगी थी। प्रिशा डर के कारण काँप रही थी। धीरज उसे खींच रहा था। प्रिशा बाहर आ गई, पर वह चलने के हालात में नहीं थी। तभी वहाँ पर दो इंसान जैसे दिखने वाले जानवर आ जाते हैं। वो यही कोई 12 फीट के होंगे। उनका चेहरा काफ़ी डरावना, उनका शरीर पूरा खून से लथपथ पड़ा हुआ था। उनके दांत नुकीले, उनके मुंह से खून टपक रहा था। उनकी आंखें काफ़ी बड़ी बड़ी थी। उनके हाथों के नाखून लंबे और काफ़ी नुकीले थे। और वह जब भी अपने घर से निकले थे तो उनके मुंह से काला चिपचिपा द्रव टपक रहा था। तभी अचानक से प्रिशा के मुंह से निकलता है, पिशाच पिशाच, धीरज धीरज प्लीज़ मुझे बचाओ, ये आदमखोर पिशाच है जो ये इंसानों का मांस खाते हैं, ये हमें मार कर हमारा खून पी जाएंगे, प्लीज़ प्लीज़। ऐसे करके प्रिशा धीरज से कहती, क्या ये पिशाच है? धीरज ने प्रिशा से पूछा। हाँ, ये दरिंदे तेजी से विशाल और धीरज की ओर बढ़ रहे थे। धीरज जब ये बात सुनता है कि वह इंसानों को मारकर खाते हैं, वह पिशाच है, तो उसने प्रिशा को वहीं छोड़ दिया और वह भागकर वहाँ से चला गया। अब वह दरिंदे प्रिशा की ओर ही बढ़ने लग जाते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? आई होप पसंद आई हो। और अब कहानी का अगला पार्ट सुनने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेताब होंगे। तो क्या सच में ये जो पिशाच है दरिंदे, क्या ये सच में प्रिशा और विशाल को खा जाएंगे और इनकी ये लव स्टोरी यहीं पे एंड हो जाएगी? तो अब क्या जन्नत और सोनल को भी कोई बचाने आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा? तो चलिए स्टोरी में यूं ही बने रहिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। चलिए मिलती हूँ कहानी के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए जिनकी मोहब्बत जिनी FM जान के साथ।